मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। खास मेहमान मेजर जनरल जेके बंसल, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आकाश जिंदल अर्थशास्त्री के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एके मिश्रा भी मेरे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। पहले आकाश भाई आपका रुख कर लेता हूं, जरा सा बांग्लादेश और भारत के दोनों पलड़े जरा तौल के बताइए कि बांग्लादेश जो आज कदम उठा रहा है, जहां पर बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स की मांग हो रही है, वहां पर बायकॉट इंडिया की मांग हो रही है, वहां हो रहे तमाम हरकतों के ऊपर वहां के सो कॉल्ड जो अर्थशास्त्री, वहां के केयर टेकर इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने आंख मूंदी हुई है और हर वो काम हो रहा है जो भारत को तनाव दे या संबंधों को बिगाड़े। कितना अब बांग्लादेश के लिए आसान लगता है उसी ग्रोथ रेट को बनाए रखना जो शेख हसीना के दौर में थी। आकाश सर, बहुत बढ़िया आपने शुरुआत की है। सबसे पहले तो ग्रोथ रेट तो आप भूल ही जाइए। अब बात आ रही है सर्वाइवल रेट की। आपको कुछ डेटा दे दूं। बांग्लादेश इतनी बड़ी ज्योग्राफिकल एरिया, उसके पास आज जो फूड ग्रेन्स है, और ये 17 दिसंबर का डेटा दे रहा हूं आपको, बिल्कुल ताजा, मात्र 11.4 लाख टन फूड ग्रेन्स उसके पास रह गए हैं, जिसमें से राइस, जिसके बिना बांग्लादेश चल ही नहीं सकता, वहां का स्टेपल फूड है, 7.4 लाख टन है। और ये जो बांग्लादेश कह रहा है हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अब 50,000 टन हिंदुस्तान से राइस इंपोर्ट करने की पूरे प्रयास वो कर रहा है। आज मॉल न्यूट्रिशन हुई पड़ी है वहां पे, बच्चों को खाने के लिए पैसा नहीं है, पेट्रोल डीजल की कमी होने वाली है। बेसिक फूड आइटम्स को लेके बांग्लादेश में वही हाल होने वाला है जो पाकिस्तान में कुछ समय पहले हुआ था। आपको याद होगा, आप तो एक सीजन जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान में हालात क्या हुआ था, एक एक किलो आटे के लिए सड़कों पे खूनी जंग हो रही थी, मारपीट हुई थी, दौड़ाया गया था, हमले हुए थे। याद है आपको। देखिए अब देखिए हालात क्या है। इन्फ्लेशन का रेट, मैं नवंबर का बता रहा हूं, दिसंबर पे तो हालात पे आगे आऊंगा। नवंबर का रिकॉर्डेड इन्फ्लेशन बांग्लादेश का 11.4% है। सबको मात देता हुआ बहुत आगे पहुंच गया बांग्लादेश। और दिसंबर का आपको बता दूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in की प्रेडिक्शन है, लिख के रख लीजिए, 14.5% से कम इन्फ्लेशन होने वाला नहीं है। ग्रोथ रेट तो भूल ही जाइए। बात सिर्फ है कि सर्वाइवल की, क्या सर्वाइवल के लिए उनके पास अनाज है? बाकी चीजें तो बात की छोड़ दीजिए। सबसे पहले तो पेट भरने के लिए अनाज चाहिए। राइस के बिना क्या बांग्लादेश को हम इमेजिन कर सकते हैं? अब उसके बाद आइए पोटेटोज पे, ऑनियंस पे। अगर वो हिंदुस्तान को छोड़ के और जगह से इंपोर्ट करता है तो लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन देगा वहां पे? कोरोना के बाद उनकी इकोनॉमी के जो हालात हैं वो सबने देखे हैं। अगस्त के बाद ये था कि हम रिवाइवल कर लेंगे। 4 महीने में इकोनॉमिस्ट की सरकार ने कौन सा वहां रिवाइवल किया है? वहां उनकी इकोनॉमी गर्त में जाती जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, फॉरेक्स डेफिसिट आगे बढ़ने की संभावना है। आईएमएफ से कब तक लोन मिलेगा ये देख लीजिए। बे ऑफ बंगाल में आप देख लीजिए, बार बार कहा जाता है चाइना चाइना चाइना। सिंपल सी बात है, बांग्लादेश के हुक्मरान ये मुझे बता दें, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट चाइना से फूड आइटम इंपोर्ट करने की कितनी पड़ेगी, पाकिस्तान से कितनी पड़ेगी, और हमारे यहाँ से तो ट्रक से सामान चला जाता था जनाब बंगाल से। तो आज बांग्लादेश को ये एहसास हो रहा है, वहां की जनता को एहसास हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, वहां की जनता ये दिन दूर नहीं जब अपने हुक्मरानों के सामने झंडा उठा के खड़ी होकर पूछेगी कि हम भोजन कहां से लाएं। मैं आपसे और डिटेल लूंगा, इस प्रोग्राम में और डिटेल लूंगा, लेकिन मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जेके बंसल साहब, क्या यही तरीका है बिना गोली बांग्लादेश की बोली बंद करने का? क्योंकि अब तक जो भी कदम बांग्लादेश उठा रहा है उससे एक बात तो सीधी नजर आ रही है कि वो इन हमलों, इन तनावों की आड़ में भारत को किसी स्ट्रेटेजी के तहत नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। गुड मॉर्निंग राजीव जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए जो इकोनॉमी है, जैसे मिस्टर जिंदल साहब ने भी बोला है कि इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हमारे फौज में कहावत है कि आर्मी मूव्स ऑन बैली, वो पैरों पे नहीं बैली पे चलती है। लड़ाई के लिए भी खाने के लिए चाहिए, तो इसलिए बिना गोली के, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि घुटनों पे आ जाएगा। बांग्लादेश आ ही चुका है, जब उनके पास में हमारे यहाँ से आलू जाता है, प्याज जाता है, शुगर जो वहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं बहुत ये महंगी पड़ेगी उनको। और 16 बिलियन का व्यापार है हमारे और बांग्लादेश के बीच में, और उनको जो है, जो कॉटन की जरूरत पड़ती है वहाँ पर अपनी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रखने के लिए, वो भी भारत से ही जाती है। तो इस प्रकार से जो
लड़ाई की बात तो बाद में आएगी, पहले जो इकोनॉमिक, बल्कि यही बार बार यही कहा गया है, हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे प्रपोजल आते थे, जनता के बीच से आते थे कि अटैक कर देना चाहिए आर्मी को बांग्लादेश के ऊपर में, और बहुत सारी बातें। तो उसमें सबसे बड़ी बात जो है, या सबसे बड़ा प्रेशर, या जो सबसे बड़ा उनको क्रिपल करने का है, वो इकोनॉमी की तरफ से है कि उनका खाना पीना सब बंद कर दिया जाएगा, या बंद कर देते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देते हैं। सर्दी का टाइम आ रहा है, एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी की काफ़ी ज़रूरत जो है वो पूरी होती है हिंदुस्तान से ही बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश को बहुत सोचना पड़ेगा, और वो सब कुछ ये चक्कर एक घूम फिर के आईएसआई के साथ में और पाकिस्तान के साथ में अपने रिलेशन बढ़ा करके, जो पहले से भी थे ये उनके, लेकिन हसीना की सरकार ने इस बात को समझा कि हिंदुस्तान के साथ संबंध रखने बहुत अच्छे हैं, जरूरी हैं, और अगर पाकिस्तान के साथ में नहीं होने चाहिए। अब ये उल्टा कर रहे हैं कि उनके साथ में संबंध जोड़े हैं। हालांकि जो इनके कई रजाकार थे, उनके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ने पहले ही उनको सजा माफ्ता किया था। तो ये बहुत बड़ा बात ना, मतलब त्राहिमाम मचने वाला है। जो बल्कि वह जो माफिया है, जो ड्रग माफिया है, जो जिसको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, जिसके अंदर में म्यांमार आ जाता है, चीन का हिस्सा आ जाता है, कुछ थाईलैंड का आता है, लाओस का आता है, तो वहाँ एक्टिव होकर के ये बिल्कुल बर्बाद कर देंगे बांग्लादेश को। बांग्लादेश को इस बात की, हालांकि यूनुस ने ये कहा है कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं और हम ये मेंटेन रखेंगे, लेकिन वो कथनी करनी में फर्क कह कुछ रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान है वो उसमें सबसे बड़ा एक बाधा है, जो पाकिस्तान के साथ इनके गहरे संबंध हैं। और उसमें मेरे को बात समझ में नहीं आती कि उन्होंने ये कहते हैं यूनुस के हमको सार्क को रिवाइव करना है। सार्क जब से भारत ने पार्टिसिपेट करना बंद किया है सार्क के अंदर में, वो बिल्कुल कोलैप्स हो गया है और आगे कुछ बढ़ा ही नहीं। तो यूनुस को समझना चाहिए कि अपने देश की बेहतरी के लिए भारत के साथ में संबंध बनाकर अच्छे रखने बहुत जरूरी है। सर, मैं निपुण आलम बयान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। निपुण जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे एक बात कभी विस्तार से समझना चाहूंगा, और वो बड़ी बात यह है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों भारत का ही हिस्सा, और भारत अब है, लोकतंत्र भारत में क्यों बचा रह गया, ये अगर आप बहुत संक्षेप में हमारे दर्शकों को समझाएं तो जरूर समझाइएगा। लेकिन ये सवाल जरूर समझाइए कि एक इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस, जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला, ना उसकी लीडरशिप में पीस है, ना उसकी लीडरशिप में बांग्लादेश में इकोनॉमी दिखाई पड़ रही है। दिख रहा है तो 94% लैंडलॉक होने के बावजूद भारत से तनाव का हर वो फैसला जो मोहम्मद यूनुस ले सकते हैं, ये हो क्या रहा है बांग्लादेश में? जी देखिए, आपने दो प्रश्न किए, मैं पहले प्रश्न का उत्तर आपको दूंगा। देखिए, संक्षेप में ये कहूंगा कि हमारा निर्माण, किसी भी देश का निर्माण जिस आधार पर होता है, और वो आधार क्या बनता है, किसी भी राष्ट्र के निर्माण की नींव बनती है, और उसी नींव के ऊपर आपकी इमारत खड़ा होती है, राष्ट्र निर्माण की बिल्डिंग खड़ी होती है। हुआ ये कि जो पाकिस्तान का निर्माण हुआ, जो 71 में बांग्लादेश में बना, ये हिंसा के बलबूते, हिंसा के दम पर बना। तो इनका जो चरित्र निर्माण हुआ पूरे के पूरे राष्ट्र का, वो वॉयलेंस आपको देखने को मिलेगा। और यही बड़ा कारण है कि आर्मी के हाथ में पावर आना, और आर्मी के द्वारा कई बार तख्ता पलट करना, और तख्ता पलट करने के अलावा आर्मी का कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हस्तक्षेप होना, दोनों ही मुल्कों की आप बात कीजिए, चाहे पाकिस्तान चाहे बांग्लादेश। मुख्य वजह ये है। दूसरा, आपने कहा कि जो 94% आपका लैंडलॉक होने के बाद, यानी कि बांग्लादेश जिस प्रकार से लैंडलॉक है, देखिए एक चीज है, हम दो चीज कभी नहीं बदल सकते। हम बदल सकते हैं, पॉलिटी बदल सकते हैं, हम तमाम तरह की चीजें बदल सकते हैं, लेकिन कभी भी अपना इतिहास और भूगोल नहीं बदल सकते। बांग्लादेश के अलग होने की कई वजह थी, इसमें एक वजह ये भी थी, ज्योग्राफिकल दूरी वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की, बीच में हम अवस्थित हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान को सप्लाई करना है तो कैसे करेगा? या तो इंडिया का ट्रेन रूट, रोड रूट, या फ्लाई रूट, या फिर आप इंडियन ओशन से चक्कर काट कर आइए। तो वही बात आज बांग्लादेश के साथ में है। बांग्लादेश सराउंडेड, हम घिरे हैं, और आपका देखिए जो मुहाना खुलता है बांग्लादेश का, वो है बंगाल की खाड़ी। मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे पाकिस्तान हो चाहे आपका बांग्लादेश हो, ये दोनों जो हैं एक हॉस्टाइल कंट्री, जेल जैसे हैं। अगर हम अरब सी में पाकिस्तान के सामने वहां पर अपनी नेवी लगा दें तो पाकिस्तान को हम जेल बना दें। उधर अफगानिस्तान जॉर्डन लाइन के कारण नहीं करता। इधर आप देखिए बांग्लादेश की तो और भी हॉस्टाइल सिचुएशन है कि सराउंडेड तीन ओर से हम बंगाल की खाड़ी में अगर हम लोग जाके नेवी लगा दें
तो क्या कर लेगा बांग्लादेश? कुछ भी नहीं। और ये आप पूरे सार्क नेशंस को देखिए, चाहे नेपाल को देखिए, भूटान को देखिए, श्रीलंका को देखिए, मालदीव को देखिए, ये कितना कुछ भी कर लें, लेकिन डिपेंडेंसी जो है वो ज्योग्राफिकल है, हमारी वजह से नहीं। इनकी ज्योग्राफी सबकी ऐसी है लेकिन कि वो हम निपुण पर सर, डिपेंडेंट फिर है। ये बड़ा बड़ा बेसिक आपने समझाया और समझ में उतर भी रहा है। फिर ऐसी क्या बात है कि इस नोबेल पीस प्राइज जीतने वाले इकोनॉमिस्ट को बेसिक चीजें नहीं समझ में आ रही? देखिए, मैं दो बातें कहूंगा। एक तो हमारी पुरानी कोटेशन है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक तो ये वाली बात, तो कोटेशन मतलब अब उसको हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल तर्क से समझते हैं। देखिए, अगर हम मोहम्मद यूनुस की बात करें तो कई बार मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति की अपनी पर्सनल डिजायर्स होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। उनको लग रहा था कि भाई एक लंबा समय मैंने काम किया है, मुझे नोबेल प्राइज भी मिला है, कैसे मैं पावर में आऊं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो दबी हुई जो डिजायर्स थी, वो अमेरिका ने उसको हवा दिया, पाकिस्तान ने उसको हवा दिया, चीन ने हवा दिया, और मोहम्मद यूनुस बैठ गए। और आज मोहम्मद यूनुस मुझे लगता है इस प्रकार से गिरे हुए हैं। आपने देखा जब शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं, और मिलने के बाद एक रिक्वेस्ट फॉर्म में क्या रिक्वेस्ट फॉर्म कर रहे हैं कि भैया प्लीज हमसे ठीक कर लीजिए। लेकिन शहबाज शरीफ ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं 71 के माफी मांगेंगे। आप इस बात का मतलब समझ रहे हैं? इस बात का अर्थ है कि आपको कोई मतलब नहीं, किसी बात से कोई मतलब नहीं है। आज आप समझ रहे हैं कि आप कितने डिपेंडेंट हैं। आप आलू खरीद रहे हैं, चीनी खरीद रहे हैं, तमाम तरह की चीजें खरीद रहे हैं। आप सोचिए, आप खरीद तो लेंगे, लेकिन जो उसका आपका कॉस्ट आएगी, यानी कि जो आप लाएंगे उसको वहां से, उस कॉस्ट को वहन कौन करेगा? क्या पाकिस्तान में तो क्षमता है कि वो कई कई साल तक आपको क्या कर सके? एक दो बार तो दे देगा, क्योंकि वो एक दिमाग है, वो भी नहीं है पैसा उतना कि नहीं बस भारत को बदला लेना है, भारत को घेरना है। स्थिति ऐसी पाकिस्तान की भी नहीं है। कहां से आप लाएंगे? तो वो जो कॉस्टिंग आएगी, उस कॉस्टिंग को वहन कौन करेगा? वही चीज होती है, लेकिन लागत बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी और जो जानबूझकर अगर इन चीजों को किनारे किया जा रहा है निपुण सर, तो कुछ तो दिमाग में होगा। मैं आकाश जी के पास जाता हूं, क्योंकि आकाश जी अर्थशास्त्र बहुत बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं और आम भाषा में। आकाश जी कहते हैं कि जब ट्रेड गिरता है, व्यापार गिरता है, तो जरूरी चीजों की हाहाकार मचती है। उसके बाद धीरे धीरे उसका असर आधुनिक जमाने में मार्केट पर पड़ता है, स्टॉक्स पर पड़ता है, और फिर करेंसी पर पड़ता है। क्या बांग्लादेश एक एक करके इसी तरफ आगे बढ़ रहा है? क्योंकि एक बार करेंसी गर्त में चली गई तो बांग्लादेश का उबरना शायद मुश्किल होगा, जितना मैं समझ पा रहा हूं। बिल्कुल सही जा रहे हैं। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन पूछा आपने। आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव आस्क्ड सच अ क्वालिटी क्वेश्चन। बिल्कुल यही डिके का रास्ता है। और अभी हमारे दोस्त एक पाकिस्तान की बात कर रहे थे। पाकिस्तान उस डिके में जा चुका है। पाकिस्तान उस खड्डे में ऑलरेडी गिर चुका है। पाकिस्तान की डेटी इकोनॉमी की आपको स्टेटिस्टिक्स देना शुरू करूं, मदद छोड़िए, पाकिस्तान तो अपनी मदद करने की हालात में नहीं है। आज बांग्लादेश की मदद क्या करेगा? बांग्लादेश का अब आपको बता देता हूं, कोरोना के बाद से इकोनॉमी का जो डिके शुरू हुआ, अब आईएमएफ के पास फोर्थ ट्रेंच के लिए भीख मांगी जाएगी। और आईएमएफ भी कब तक फंडिंग करेगा? आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन रखी थी कि अब लोन लेना है, ये करके सुधर के दिखाना होगा। और पाकिस्तान वो चीजें करने में इनकेपेबल दिख रहा है। तो बांग्लादेश के भी हालात है। आईएमएफ कोई ऐसा नहीं है कि लोन मेला में बैठा हुआ कि पैसा बांटा जाएगा। आईएमएफ को भी अपने पैसे की रिकवरी देखनी है। ठीक है, पॉलिटिकल